Hello students, good morning. Myself Rita Das. Again I am here to present my video. Those who are new for my channel, please subscribe my channel. If you like my video, then you can share it also. Today I am going to teach you the fourth chapter of class 12th political science. The chapter name is सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ये देखा गया है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरे विश्व में अमेरिका ही एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आया और जितने सारे देश थे उसके नियंत्रण में थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ कुछ संगठन, क्षेत्रीय संगठन और कुछ ऐसे देश थे जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना प्रारंभ कर दिया और यह स्पष्ट होने लगा कि ये संगठन और तथा यह देश अमेरिका की एक ध्रुवीयता के समक्ष विकल्प के रूप में देखे जा सकते हैं। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में एक यूरोपीय संघ हुआ, दूसरा आसियान और तीसरा चीन। यूरोपीय संघ कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप के पूंजीवादी देशों के लिए सहायता के लिए मार्शल योजना बनाई और 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का निर्माण किया ताकि यूरोप के जितने भी पूंजीवादी देश हैं उनके बीच आपसी व्यापार हो, सहयोग हो और विकास को बढ़ावा मिले। और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ से अलग हुए यूरोपीय देश भी संगठन में शामिल हो गए। इसलिए 1992 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय को समाप्त करके यूरोपीय संघ बना दिया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय संगठन क्या होता है। तो क्षेत्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो कुछ विशेष देश के लिए कार्य करते हैं। इनमें शामिल देशों की संख्या बहुत कम होती है और वह इन्हीं देशों के लिए काम करते हैं, जैसे आसियान हुआ, यूरोपियन संघ हुआ, सार्क हुआ, ब्रिक्स हुआ इत्यादि। चीन ने 1978 में मुक्त द्वार की नीति को अपनाकर पूरा देश स्वयं के नेतृत्व में आगे बढ़ा। क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है कि ये अपने इलाके और क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है। दूसरा है कि अपने इलाके के जो विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से वह सुलझा लेता है। तीसरा है क्षेत्र के विकास के लिए आर्थिक नीति को बनाता है। चौथा है व्यापार को बढ़ावा देना। पांचवा है राजनीति में सुधार लाना। मार्शल योजना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आता ही है, इसलिए ध्यान रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप को बहुत नुकसान पहुंचा था और अमेरिकी के खेमे में जो पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए अमेरिका ने उसे ज़बरदस्त मदद की। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। 1949 में यूरोपीय परिषद का निर्माण हुआ जो कि राजनीतिक का देखभाल करता था और 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट का गठन हुआ और 1992 में यूरोपीय संघ बना। यूरोपीय संघ अपनी विदेश नीति, साझी मुद्रा, सुरक्षा नीति आदि से आगे बढ़ा। यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। अब है यूरोपीय संघ किस में आगे है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप की स्थिति को लेकर कई यूरोपीय नेता में दुविधा में थे। द्वितीय विश्व युद्ध ने उस संरचना को तोड़ दिया जिस पर यूरोपीय राज्य ने अपने संबंधों को आधारित किया था। शीत युद्ध ने 1945 के बाद यूरोप के एकीकरण का समर्थन किया और यूरोप में जो पूर्वी यूरोपीय और जो पश्चिमी यूरोपीय थे जो एकीकरण हुआ। यूरोपीय अर्थव्यवस्था को मार्शल प्लान के तहत यूएसए द्वारा व्यापक वित्तीय सहायता से पुनः जीवित किया गया। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में पश्चिमी यूरोपीय राज्यों को चैनल सहायता के लिए की गई थी। राजनीतिक सहयोग में एक और कदम आगे 1949 में यूरोप परिषद की स्थापना हुआ। यूएसएसआर के विघटन ने 1992 में
यूरोपीय संघ के गठन का नेतृत्व किया, जिसने एक आम विदेशी और सुरक्षा नीति, न्याय पर सहयोग और एकल मुद्रा के निर्माण का नींव रखी। यूरोपीय संघ का आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और सैन्य का प्रभाव बहुत था। आर्थिक रूप से यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 2005 में 12 ट्रिलियन डॉलर से अधिक इसकी जीडीपी थी। इसकी मुद्रा यूरो, जो अमेरिका का डॉलर से भी ज़्यादा मूल्य था। राजनीतिक और राजनयिक आधार पर ब्रिटेन और फ्रांस यूरोपीय संघ के 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे। रक्षा के क्षेत्र में यूरोपीय संघ की संयुक्त सशस्त्र सेना दुनिया में सबसे बड़ी सेना है। यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य इसका था कि एक समान विदेश और सुरक्षा नीति हो। दूसरा, इसका आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग हो। एक समान मुद्रा सभी यूरोपीय देश में होना चाहिए। वीज़ा मुक्त आवागमन होनी चाहिए। यूरोपीय संघ की विशेषताएं। यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया था। यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा। इसका अपना झंडा था, अपना गान, अपना स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा भी थी। अन्य देश के भांति ये भी आगे बढ़ा। यूरोपीय संघ की ताकतवर बनाने वाले कारक का विशेषता कौन कौन से? 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पादन, जिसको हम लोग कहते हैं जीडीपी, सबसे अमेरिका से भी ज़्यादा था। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिका के डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा का बन गई थी। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर था। ये विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता था। इसका एक सदस्य देश फ्रांस, जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे और अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों को नीतियों को प्रभावित करता था। यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न था। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देना था। अब हम जानेंगे कि यूरोपीय संघ की कमजोरी क्या थी। इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ होती थी। इराक पर हमले के मामले में यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी थी। डेनमार्क और स्वीडन ने मॉस्ट्रिच संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का विरोध कर रहे थे। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिका गठबंधन में थे। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आसियान। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसको हिंदी में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसका गठन 1967 में 5 देश मिलकर, जो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र के हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना हुई थी। बाद में इसमें और 5 देश मिल गए, ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, और इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। आसियान की मुख्य उद्देश्य क्या थी? आसियान के जितने भी सदस्य देश थे आर्थिक विकास को तेज करना चाहते थे। इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना चाहते थे। कानून और शासन संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व बढ़ावा देना चाहते थे। आसियान शैली क्या है? इसके जितने भी सारे देश हैं वो सब आपस में एक दूसरे को सहयोग करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया था। इसको हम लोग कहते हैं आसियान शैली कहते हैं। आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ थे। आसियान सुरक्षा समुदाय, जो कि विवादों को सैनिक टकरावों तक न ले जाने की सहमति पर आधारित थी। आसियान आर्थिक समुदाय, जो कि साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। और तीसरा था सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय,
इसका उद्देश्य था कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत के तौर पर समस्या का समाधान करना था। आसियान का विजन दस्तावेज 2020। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली है। आसियान क्षेत्रीय संघ 1944 में आसियान क्षेत्रीय संघ की मंच की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाना था। आसियान के प्रमुख स्तंभ। आसियान की उपयोगिता या प्रासंगिकता। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया। अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की रुचि दिखाई। 1991 के बाद भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई। भारत ने आसियान के 2 सदस्य देश सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया। भारत आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार की संधि करने का प्रयास कर रहा था। ये आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में था। यह एशिया का एकमात्र एक ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान देशों की यात्रा की तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर समझौते किए तथा पूर्व की ओर देखो नीति के स्थान पर पूर्वोत्तर कार्य नीति की संकल्पना प्रस्तुत की। इसी के अंतर्गत 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। पूरब की ओर चलो नीति। भारत ने 1991 में पूरब की ओर चलो नीति को अपनाई। इससे जितने भी पूर्वी एशिया के जितने सारे देश थे, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से उसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी की मांग थी। अब हम लोग पढ़ेंगे चीन देश के सुधार की पहल। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। 73 में प्रधानमंत्री चाओ एवं लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग सियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार का नीति का घोषणा की। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। 1998 में उद्योग का निजीकरण किया गया। इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र का स्थापना की गई। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन एक कदम और आगे बढ़ाया। चीनी सुधारों का नकारात्मक पहलू। यहाँ आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी दर्शकों को प्राप्त नहीं हुआ। पूंजीवादी तरीकों को अपनाए जाने की बेरोजगारी बढ़ी। वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने की हालत संतोषजनक नहीं थे। गांव और शहर और तटीय मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आय में अंतर बढ़ा। विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंचाई। चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। चीन के साथ भारत के संबंध विवाद के क्षेत्र में 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध एकदम बिगड़ गए। चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया।
चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद दिया गया। चीन भारत के परमाणु परीक्षण का विरोध करता था। बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध को भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को पेश किया। चीन द्वारा वीटो पावर का प्रयोग करने से यह प्रस्ताव निरस्त हो गया। भारत ने अजहर मसूद के आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चीन ने अपने वीटो पावर का प्रयोग किया। इसके कारण यह निरस्त हो गया। वर्ष 2017 में भूटान के भूभाग परंतु भारत के लिए सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण डोकलाम पर आधिपत्य के दावे को लेकर दोनों देश के मध्य लंबा विवाद चला, जिससे दोनों देशों मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए। परंतु इस विवाद के समाधान के लिए भारत के धैर्यपूर्ण प्रयासों और भारत के रुख को वैश्विक स्तर पर सराहना की गई। धन्यवाद।